मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2011 से 2023 तक के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया हुआ है? पहला प्रश्न हमारे पास में इस प्रकार से दिया हुआ है, कहता है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिया है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.52 मीटर स्क्वायर है और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 0.35 मीटर है। जो आधार की त्रिज्या यहाँ पर जो दिखा रखी है, जो रेडियस हमारे पास में है वो कितनी है? 0.35 हमारे पास मीटर दिखा रखी है। हमारे पास क्षेत्रफल दिया है 3.52 मीटर स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई क्या होगी, यानी हाइट पूछेगी क्या होगी अगर पाई को आप 22/7 यूज करते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो आपको हम अभी 30 क्वेश्चन कराएंगे, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए, यानी आने वाले एग्जाम के लिए मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, ये दिया हुआ 3.52 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखते क्या होता है। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारे पास में? इट मीन्स फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है इट मीन 2 पाई आर और h प्लस आर। ये हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। क्लियर? अच्छा चलिएगा, इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है 3.5 ये हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, 2 गुना पाई का वैल्यू कितना दिया हमारे? पाई का वैल्यू दिया हो कि आप 22/7 पाई की जगह यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इनटू रेडियस कितना हमारे पास में? रेडियस है 0.35। ठीक है, और h प्लस यहाँ पर h हमें निकालना है और रेडियस है 0.35। इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे, यानी ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगर इसको आप काट लें 7 से जैसे इसको काट लेते हैं तो 0 पॉइंट कितना बन गया हमारे पास में? 0.5 टाइम ये कट जाएगा। ठीक है, 0.05 टाइम कट जाएगा तो वैल्यू क्या बन गई? 3.52 आपके पास में है वो कितना बन जाता है? देखो 22 दूनी तो ये 44 हो गया यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना? 0.05 आ गया और कितना h प्लस कितना 0.35 यहाँ पर। इस प्रकार से वैल्यू बन जाती है। चाहे तो आप इसको इधर ले जाके सोल्व कर सकते हैं कि 3.52 आपके पास में है। ठीक है, उसको ये डिवाइड कर देगा जाके ऐसे, कितना 44 और इसका कितना 0.05 ये इसको डिवाइड कर देगा और यहाँ पे आपको h प्लस 0.35 ये वैल्यू इधर मिल जाती है। इस प्रकार से इसको सोल्व कर देंगे। अब इसको अगर देखें तो हमारे पास पॉइंट से तो पॉइंट कट जाता है। ठीक है, और ये 44 से कितना बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। यानी कि वैल्यू प्राप्त हुई हमारे पास में कितना कि 8/5 है, 8/5 है वो वैल्यू कितनी है? h प्लस 0.35 के इक्वल आ गई। अब 8 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 वैल्यू प्राप्त होगी जो h प्लस 0.35 के इक्वल आ जाएगी। हमें क्या निकालना? हमें तो हाइट निकालनी, h निकालना, यानी कि 1.6 में से आपको 0.35 क्या कर देना था? माइनस कर देना। ठीक है, तो हाइट कितनी निकली? h क्या निकल के आ गया? 1.25 निकल के आ गया। अब h 1.25 निकल के, यानी कि जो h हमारे पास निकला है 1.25 जो निकला, आप क्या कर सकते हैं? इसको क्या कर दीजिए हैं, इसको अपॉन 100 कर लीजिए, यानी कि 125 बटे क्या बन गया आपका? 100 बन गया। ठीक है, यानी 125 को 25 पंजे 125 25 चौका 100 हमारे पास में, तो क्या बन गया आंसर? आंसर बन गया 5/10।
4 मीटर। तो हाइट क्या निकल के आ गई, हाइट निकल के आ गई 5 बटे कितना 5/5 कितनी बन गई 5/4 क्या बन गई मीटर बन गई। तो ये आंसर कहाँ चला गया, आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में। तो ए आपका क्या बन गया, ए बन गया 5/4, यानी ए बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, ये कहता है यदि 8 अंकीय संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का क्या मान होगा। ये आपको बताना है कि x माइनस वाई क्या होगा। देखिए सभी क्वेश्चन जो आपको हम कराएंगे मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए आने वाले एग्जाम के लिए मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे CTET के लिए। चलिएगा देखो संख्या क्या दिखा रखी है, सोल्व करते हैं इसको। आपको जो संख्या दिखा रखी है वो क्या दिखा रखी है, नाउ संख्या बराबर क्या दी हुई है, संख्या है 179x091 और y, ये दिखा रखी है। क्लियर, ये कहता है कि ये संख्या 88 से विभाज्य हो तो x माइनस वाई का मान बताइए क्या होगा। देखो 88 से मतलब 88 से अगर ये डिवाइड है इसका मतलब 8 गुना 11 होता है, 11 × 88 होता है, यानी वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। अच्छा, अब 8 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, यानी कि अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होगी तो संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक का मतलब क्या है 9, 1 और y, ये वाला, यानी ये जो वैल्यू है 9, 1 और ये जो y है ये क्या, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर संख्या 8 से डिवाइड होती है तो 9, 1, y 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8 होता है, 1 9 11 आ गया। फिर आप क्या कर सकते हैं 8 से फिर एक बार डिवाइड करें, 8 एकम 8 बन गया आपका, कितना बन गया 8 3 11, यानी यहाँ y, अगर ये y की वैल्यू, यानी अब हम y उतारेंगे यहाँ, अगर y 2 होता तो 8 चौका 32 बार कट जाता। अगर y को 2 रख लें हम, इसका मतलब अगर y की वैल्यू क्या हो जाए, y की वैल्यू 2 रख दी जाए तो ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो y की वैल्यू तो 2 आपको प्राप्त हो गई, समझ गए। ठीक है, इस प्रकार से हमने y की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब पॉइंट ये आता है कि संख्या 11 से विभाज्य हो, यानी संख्या अगर 11 से विभाजित है तो क्या होता है हमारे पास में, यानी 11 से विभाजित होने का रूल क्या हुआ, जब संख्या 11 से विभाज्य है, क्या हुआ कि जब संख्या किससे हो, इट मीन्स 11 से विभाज्य है। अगर संख्या हमारे पास जो दे रखी है वो 11 से विभाज्य है तो आपको रूल क्या लगाना है, रूल ये लगाना है हमारे पास में कि ओड प्लेस नंबर, जो भी आपके ओड प्लेस नंबर हैं, जो ओड प्लेस आपके नंबर हैं, ठीक है, और क्या कर देते हैं माइनस कर दीजिए इवन प्लेस नंबर को। जो इवन प्लेस पे नंबर आएंगे हैं उनको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो संख्या 11 से कटनी चाहिए। अब अगर हम देखें यहाँ पर ये हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 179, ठीक है, x हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया और y हो गया, यानी पहले नंबर पे तो आ गया y, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया 1, 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ गया फिर यहाँ 9, चौथे पे आ गया 0, पाँचवें नंबर पे क्या आएगा x आ गया है, छठे पे कौन आ गया, इट मीन्स छठे पे कौन आ गया, छठे पे आ गया आपका 9, सातवें पे आ गया कौन 7 ही, और 8वें नंबर पे कौन आया, 8वें नंबर पे आ गया 1। अगर यहाँ ओड नंबर की बात करूँ तो ओड नंबर कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यानी 1 3 5 7 नंबर पे जो वैल्यू आई हुई हैं, जैसे कि क्या क्या आया हुआ है, यहाँ 7 आया, ठीक है, 7वें पे 7 प्लस क्या कर दिया हमने x कर दिया, अब की बार x आया 5वें नंबर पे, प्लस फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने 9 कर दिया क्योंकि वो आपके तीसरे नंबर पे आया, और फिर क्या कर दिया हमने y, यानी कि पहले नंबर पे जो आया। में से इवन प्लेस कौन कौन है, इवन प्लेस 8वें पे कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर क्या कर दिया छठे पे कौन आ रहा है हमारे पास में, छठे पे जो वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है हमारे पास, छठे पे भी 9 बना हुआ, 1 में 9 जोड़ दिया, प्लस कितना आया, अब चौथे नंबर पे क्या 0 बना हुआ, प्लस ऑफ कितना हुआ, दूसरे नंबर 1 बना। इस प्रकार से हम माइनस कर दें, अब जोड़ लेते हैं, देखो क्या बन गया हमारे पास में, वैल्यू बनी कितना है 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, यानी 16 में x + y जुड़ गया और माइनस कितना हो गया 9 और 2 11, 11 माइनस हो गया,
ठीक है। तो कितना बन गया वैल्यू हमारे पास में, वैल्यू प्राप्त हो गया कि कितना हो गया, ये 16 में से 11 चला गया, 16 में से क्या गया, 16 में से हमने क्या किया, 11 को माइनस कर दिया। अच्छा 16 में से 11 माइनस करने पर क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ वैल्यू जो प्राप्त हो जाएगी आपकी, ऐसे भी लिख लेंगे कि x प्लस वाई और प्लस का कितना हो जाए 5 हो गया। y की वैल्यू रखो यहाँ पर, देखो क्या x प्लस वाई की वैल्यू तो 2 थी हमारे पास में, 2 में 5 जोड़ दिया, हमारे पास कितना बन गया 7, यानी कि एक्चुअल क्या बन गया x प्लस 7 बन गया ये, ठीक है। अच्छा अब x की वैल्यू क्या रखें जो 11 से कट जाए, देखो अगर x को हम यहाँ 4 रख दें और यहाँ 7 रख दें तो ये कितना 11 आ गया, यानी 11 से पूरा कट देंगे, x की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप, x की वैल्यू आप 4 ले सकते हैं, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था x माइनस वाई, यानी x की वैल्यू तो आप 4 ले सकते हैं, y की वैल्यू आपने 2 निकाल ली, तो आंसर क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त आ गया 2 आपका, यही आपका फाइनल आंसर होगा। और ये आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में, डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, स्टारलेट क्लासेस एग्जाम उसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमें कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्लियर, ठीक है, जिससे आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम भी इट मीन्स मोटिवेट होते हैं कि आपने हमें बताया कुछ कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए नंबर तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में कि आपको क्या दिया कि 1.7 इंटू 10 की पावर 4 और 12.5 इंटू 10 की पावर -6 के गुणनफल यानी प्रोडक्ट को मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में k इंटू 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया गया। तो आपको 2k प्लस n का मान निकालना है, 2k प्लस n का मान निकालना, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैथ्स पेपर 2 में CTET में पूछा गया। चलिए देखो, जहाँ तक गुणनफल की बात आती है यानी मल्टीप्लाई की बात आ रही है, सोल्व कैसे करें, क्या आंसर प्राप्त होगा आपको इस प्रकार से, वैल्यू क्या क्या दिखा रखी है आपको, देखो वैल्यू आपके पास 2 हैं, क्या है कि वैल्यू यानी 1.7 इंटू 10 की पावर 4 है, और साथ में क्या दिया हुआ है 12.5 इंटू 10 की पावर क्या दिया -6 दिया हुआ। क्लियर हो, अच्छा देखो 4 और -6 को अगर एडजस्ट करें तो वैल्यू क्या बन जाती है, यानी कि वैल्यू 10 की पावर -2 रह जाएगी, और 1.7 और 12 आपका 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 21.25 प्राप्त होगा, और इंटू 10 की पावर यहाँ -2 प्राप्त होगी। यहाँ तक आप समझ में आ गए, ये 10 की पावर -2 प्राप्त होगी। अब पॉइंट ये आता है कि मानक रूप में दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए, मानक रूप में दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए, ये रूल है, क्योंकि मानक रूप पूछा तो दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए, तो 2.125 होना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ 10 की पावर +1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, इंटू 10 की पावर ये -2 ये है, तो आंसर क्या बन गया 2.125, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -1 बन गया। अब इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, कंपेयर करो इसको किससे k इंटू 10 की पावर n से कंपेयर करो, जहाँ k का आंसर क्या देखना है आप, k का आंसर बन गया 2.125 और n का आंसर बन गया -1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कितना 2k प्लस n, ये आपको फाइंड करना था, यानी 2 इंटू 2.125 तो ये हो गया 2k की बात करें, प्लस ऑफ 1 का मतलब क्या -1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, ये कितना बन जाएगा 4.25 बन जाएगा, ठीक है, माइनस कर दो 1, तो आंसर क्या बन गया 3.25 आंसर आ गया। यही आपका क्या बन गया फाइनल आंसर बन जाता है, और ये चला गया बी पार्ट के साथ, आपका आंसर चला गया बी पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अपने आप में 4, ठीक है, इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समावर्तक HCF जो है वो 12 है। यदि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 4896 है तो दोनों संख्याओं का माध्य यानी औसत क्या होगा, ये पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो CTET मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप मान लेते हैं, संख्याएं मान लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया कि उन दोनों संख्या गुणनफल इतना है जिनका महत्तम समावर्तक 12 है। अगर महत्तम समावर्तक 12 है तो मान लिया
जो हमारे पास संख्याएं आएंगी वो 12 का मल्टीपल जरूर होंगी। 12 का SCF हमारा 12 है, तो इसका मतलब संख्या हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 12A है और दूसरी संख्या हमारी 12B हो जाती है। क्लियर हुआ? दोनों का गुणनफल कितना है दिया रखा है, ये रहा 2160, यानी कि 12A और अगर आप 12B की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर 2160 मिलना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब 144 और AB की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 प्राप्त होगा। इसका मतलब AB का जो आंसर हम निकालें तो कितना बन जाएगा, 2160 को 144 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 144 से डिवाइड क्या करें, 12 से काट लें इसको, 12 12 144 होता है, 12 से काटेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, 12 × 12 12 96 और 0 बन गया। ठीक है, और 12 से काट लें तो 12 × 12 पंजे 60 हो गया। नहीं, AB का आंसर प्राप्त हो गया। AB का आंसर आपको कितना निकल गया, 15 निकल गया। कहीं भी आप AB का आंसर क्या है 15 यूज कर सकते हैं। आगे क्या शर्त है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है। अगर इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बात को लेके चलें कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्ग का मतलब क्या हुआ कि 12A का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और अगर हम 12B का भी स्क्वायर कर दें ऐसे, तो इसका आंसर 4896 बनना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब 144 और A स्क्वायर और साथ में कितना 144 और B स्क्वायर की वैल्यू 4896 होनी चाहिए, ये मतलब बना है इस बात का। अब मतलब इसमें से हम 144 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बन जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी कि जो हमारे पास 4896 है इसको 144 से क्या कर देंगे, इससे आकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको भी काट लीजिए 12 से 12 बार कटता है, और 12 से काटेंगे इसको तो 12 चौक 48, 0 8 408 बार करता है, और 12 से काट लेंगे तो 12 3 36 और 12 चौक 48। यानी यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ कि जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है, वो 34 है। ये भी एक दूसरी कंडीशन मिल गई, ये बात भी हमें प्राप्त हो गई। क्लियर? हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इट मीन्स दोनों संख्याओं का माध्य यानी औसत कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा चलिएगा, देखो ऐसे पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि हम ये फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कि A प्लस B का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, A स्क्वायर होता है प्लस B स्क्वायर होता है प्लस AB होता है 2A के साथ 2AB, ऐसे फॉर्मूला होता है हमारे पास। अच्छा, ये वैल्यू मिलेगी कितनी 34 प्लस दुगना ऑफ AB कितना निकला, AB निकला 15, तो 15 दूना 30 और 34 कितने हो गए आपस में 64 हो गए, 64 हो गए। हाँ, हमें चाहिए A प्लस B ओनली, तो अंडर रूट 64 हो जाएगा, अंडर रूट 64 का मतलब 8 आ गया, यानी हमें मिल गया कि A प्लस B का आंसर हमारे पास 8 प्राप्त हो गया। इसका भी अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ही कहता है दोनों संख्याओं का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन कहता है दोनों जो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का माध्य कितना निकलेगा, औसत कितना निकला हमारे पास में। देखो क्या निकलेगा क्वेश्चन, क्या होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ लो कि 12A प्लस 12B अपॉन 2। अब ये हमने A प्लस B क्यों निकाला कि 12 के साथ में A प्लस B बन गया यहाँ पे और अपॉन 2 आ गया। अब 12 में A प्लस B की मल्टीप्लाई कर दो, A प्लस B क्या निकल गया, A प्लस B तो हमारा 8 निकला, A प्लस B तो हमारा 8 निकला, और इसके बटे 2 कर दो, 2 चौका 8 होता है और 12 चौक कितना होता है 48 होता है, 48 होता है, ये बन गया आंसर आपका। क्लियर हो गया, ये चला गया C पार्ट के साथ में, तो C क्या हो गया आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो स्टारलेट क्लासेस एग्जाम श्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कहते हैं 3 संख्याएँ हमारे पास में, 5वें क्वेश्चन में क्या कहता है, 3 संख्याएं हमारे पास दिखा रखी हैं, कौन है, इट मीन्स 2:3:4 के अनुपात में, यदि उनका योग जो है वो 549 हो तो उनका महत्तम समाप्तवर्तक क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो अब क्वेश्चन में हमें दिखा रखा है कि संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में, अब ये अनुपात में हैं तो सोल्व करने से पहले इसको हम लेट कर लेते हैं। माना हमारे पास जो संख्याएं हैं, संख्याएं जो हैं वो कितनी होगी 2x हो सकती हैं,
3x हो जाएंगी और 4x हो जाएंगी। ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए, इनका योगफल क्या दिखा रखा, 549 है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x कर दें तो ये कितना हो गया, 549 हो गया। यहाँ तक बात सुन, इनको जोड़ लेंगे तो 9x हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, इजकल टू 549 हो गया। अब यहाँ से x निकाल लें तो कितना बन गया, 549 को डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, तो ये 61 बार कट जाएगा, 9 6 54 9 1 9, तो x का आंसर कितना आ गया, 61 आ गया। यहाँ तक बात समझें। अब पॉइंट ये आता है हमारे पास, अगर संख्याएं निकालें तो संख्याएं क्या है हमारे पास, अगर हम संख्याएं निकालें, ठीक है, एक संख्या 2x यानी 2 में 61 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, तो 122 बन गया। अगली संख्या कितनी है, 3x है, यानी 3 में 61 की मल्टीप्लाई कर दी, 61 की मल्टीप्लाई कर दी आपने, तो क्या बन गया, 183 बन गया। चलिए, एक अगली संख्या है 4x, यानी 4 में आपने 61 की मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या बना आपका, 244 बना। देखो सभी में आप 61 की तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं, सभी में 61 की मल्टीप्लाई करके आंसर निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, HCF क्या बना। अगर हम ऐसे लिखते इसको कि 122 यहाँ लिख देते और कहते 3 इंटू 61, हम क्या लिखते, 183 यहाँ पे लिखते, कहते कितना हमारे पास कितना आता, ये तो आता, ये आता 2 से आया, ठीक है, ये तो 2 से आया, ये कितना बनता, 3 गुना 61 से बनता, ये कितना बना 244, ये किससे आया, ये आया 4 गुना 61 से, और इनका हम निकालते HCF सिंपल ऐसे, तो HCF तो 61 ही आता, जो तीनों में है वही HCF है हमारे पास, बस यही आंसर था इसका और कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो 61 यानी डी पार्ट के साथ आपका आंसर चला जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 840 रुपये, एक दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट यानी डिस्काउंट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का प्रॉफिट यानी लाभ हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर। चलिए देखो, हम जो जानते हैं हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो, जो सेलिंग प्राइस होता है, SP जो होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है, अंकित मूल्य जो भी है, जो मूल्य अंकित किया गया है, जो मूल्य अंकित किया गया यानी जो मूल्य अंकित किया गया है, ठीक है, इनटू क्या करते हैं हम 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंटेज है, जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, और अपॉन क्या कर देते हैं, अपॉन 100 कर लेते हैं। चलो अब पॉइंट क्या, SP की बात कर रहे हैं फिलहाल हम यहाँ पर। SP अंकित मूल्य कितना, 840 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 माइनस कितना डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ हमारे पास, 15% का डिस्काउंट दिया, डिवाइड बाई क्या कर दिया हमने, 100 कर दिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमने निकाल लिया, सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, अब सेलिंग प्राइस निकल गया कि 840 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 85, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना बन गया हमारे पास, 100 बन गया। ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। देखो जैसे इसको हम 0 से 0 काट लें, ऐसे 5 से 2 बार काट ले, 5 दूना 10 होता है, ठीक है, 5 से काट ले 5, 5 7 35 होता है, ठीक है, 2 से काट दें उसको, 2 चौका 8, 2 दूना 4 होता है, तो 42 गुना 17 हो गया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना बन गया, सेलिंग प्राइस 42 गुना 17, इतने रुपीज़ आ गया। तो सेलिंग प्राइस का आंसर जो आ गया वो रुपीज़ कितना बन गया हमारे पास, 714 हो जाएगा, 714 रुपये। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस प्राप्त हो गया। हमें तो ये था कॉस्ट प्राइस, हमें क्या चाहिए, हमें तो CP चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस है, जितना निकला सेलिंग प्राइस जो निकला हमारे पास में, सेलिंग प्राइस जो निकला इनटू 100 कर दें, है, और डिवाइड बाय क्या कर दें, यानी कि 100 प्लस क्या कर दें, प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकल के आ जाएगा। देखो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, सेलिंग प्राइस निकला 714 रुपये, ठीक है, हो गया, इनटू 100 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, डिवाइड में 100 में क्या कर दिया आपने, 19 जोड़ दिया, यानी 100 प्लस 19 हो गया ये, क्योंकि 19% का क्या हुआ, हम प्रॉफिट हुआ, तो 119 हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई, 714 में 100 की मल्टीप्लाई कर दें और 119 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। क्लियर। अच्छा, अब 119 क्या होता है, इसको 6 बार काट देता है सीधा सीधा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, 6 गुना 100 कितना बन गया, CP कितना बन गया,
सी बन गया ₹600। क्या बन गया? ₹600। ये बन गया क्या? आपका आंसर बन गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ₹600 था। क्लियर हुआ? आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, वस्तु का क्रय मूल्य बन गया कितना? ₹600। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और कई बार सीटेट एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया होगा कि P को 12xy माइनस का 10y² माइनस 18x² कहा गया, और क्या गया? Q को क्या गया? 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy कहा जाए, और R को क्या कहा जाए? 5y² माइनस x² प्लस xy कहा जाए, तो P प्लस Q माइनस R का मान कितना होगा? ठीक है, P प्लस Q माइनस R का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। चलिएगा, अगर हम इसमें ये कहें कि P प्लस Q माइनस R, ये ऐसे लिखते हैं, इसका मान क्या होगा? क्लियर हुआ? चलिए P की वैल्यू देखो, P क्या है? 12xy माइनस का 10y² माइनस का 18x², ये P का वैल्यू हो गया, प्लस Q का वैल्यू कितना है? 14x² प्लस 12y² प्लस 9xy, ये किसका वैल्यू हो गया? अब इसने को हमने बंद कर दिया ऐसे, माइनस ऑफ क्या कर दें? R कर दें। R कितना है हमारे पास? 5y² माइनस x² प्लस xy, इस प्रकार से रख दिया हमने। यानी हम कहाँ जा रहे हैं? P प्लस Q माइनस R की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या देखो, अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या क्या बना रही है, जैसे हम देखते हैं। सबसे पहले x² को, या खोल लें इसको ज़रा एक बार, फिर लिख लेते हैं 12xy, ये हमारे पास में एज इट इज़, अभी हमने बस ये लाइन एज इट इज़ उतार रहे हैं, अगली लाइन में इसको खोल देंगे, प्लस 14x² प्लस का 12y, हो सकता है आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते थे, इस प्रकार से ना उतार के एडजस्ट कर लेंगे। ये 5y² माइनस का प्लस बन गया x², ये माइनस का xy हो गया। बस इतनी सी पॉइंट थे और कोई बात नहीं उसके अंदर। चलिएगा, अब इसमें हम x² की वैल्यू को देखें पहले। देखो यहाँ तो माइनस के 18 हैं, ये माइनस के 18 तो ये हो गए, चलो माइनस के 18x² तो ये हो गए। अच्छा, और कहाँ है? प्लस के 14x² ये हो गए, प्लस के 14x² ये हो गए, हम एक साथ इकट्ठा कर लें इसको। ठीक है, अच्छा, प्लस का 1x² ये हो गया, यानी ये x² तो इकट्ठे हो गए। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर क्या करते हैं? माइनस के 10y² तो ये रहे, 10y² ये रहे। चलिए आगे कितने हैं? प्लस के कितने हैं? 12y² ये रहे, 12y² ये रहे। ठीक है, आगे क्या है? माइनस के 5y² ये रहे, चलो ये भी इकट्ठे हो गए। अच्छा, आगे करते हैं कितने? प्लस के 12xy ये रहे, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आगे कितना आ गया? प्लस के 9xy ये रहे। ठीक है, और माइनस का xy ये रहा, ये प्राप्त हुआ। अब इसको एडजस्ट कर सोल्व करना, बस करना। कितना? माइनस का 18 है, 14 1 15, 15 में से कितने? 18, तो माइनस से कितना बनी? 3x² बच गई। अब देखो 10 12 और 5, यानी 5 और 10 कितने हैं? ये 15 हो गए, माइनस के 15, प्लस से कितने हो गए हमारे पास? कितने? 12, तो माइनस कितने होंगे? 3y² बन गए। आ गया अपना प्लस का, देखिए ये क्या बनेगा? 12 और 9 कितना? 21 में से एक गया, तो प्लस का क्या बन गया? 20xy प्लस का बच गया। ठीक है, इसे आप आपसे भी लिख सकते हैं कि प्लस से स्टार्ट करें, 20xy पहले लिख लिया, माइनस का 3x² बाद में लिख लिया, माइनस का 3y² उसके बाद लिख लिया। तो इस प्रकार से ये आंसर है किसको मैच कर गया? 20xy माइनस 3x² माइनस 3y², ये आंसर बन गया, और ये मैच कर गया बी पार्ट को। तो बी पार्ट हमारा क्या बन गया? राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 ये कहता है कि यदि x² की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को 322 कहा गया, 322 वैल्यू होती है इसकी, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, इट मीन्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में है, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो पॉइंट हमारे पास में क्या है? देखो, हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये कहाँ से बना, कैसे बना सकते हैं इसको, इस वैल्यू को कैसे बना सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैसे? अगर हम x² प्लस 1/x² का हम क्या कर दें? होल स्क्वायर कर दें, ऐसे
तो हम क्या बनाएंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x⁴ प्लस 2ab होता है। a मतलब एक्स स्क्वायर होगा, b का मतलब यहाँ मान लेंगे इस प्रकार से फॉर्मूले का अकॉर्डिंग कहा तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई कि x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ जो है और साथ में क्या कर दिया 1/x⁴ और साथ में क्या करें प्लस 2 कर दिया, x की पावर 4 और प्लस 2 कर दिया। अब ये वैल्यू तो पता है इतनी कितनी है 322 है, ये वैल्यू तो पता है 322 है। इसका मतलब x की पावर 2 प्लस 1/x⁴ का होल स्क्वायर जो है वो कितना है 322 प्लस 2 बन गया है, प्लस कितना बन गया 2 बन गया, ठीक है। तो कितना बन गया 324 बन गया। यानी अगर आप x² प्लस 1/x² निकालें तो अंडर रूट 324 से निकाल सकते हैं, और 324 का अंडर रूट कितना होता है 18 होता है। क्लियर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो 18 निकल के आ गई। हमें तो x माइनस 1/x चाहिए, हमें तो x माइनस 1/, तो हम क्या करेंगे, हमें जो फाइंड करना क्या x माइनस 1/x चाहिए, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। हमें तो फाइंड ये करना है, तो क्या हो गया x² हो गया प्लस 1/x² हो गया माइनस 2ab मतलब x, और ये कट जाएंगे तो इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, इसकी वैल्यू निकाली 18 माइनस कर दिया 2, तो x माइनस 1/x का जो होल स्क्वायर है वो 18 माइनस 2 यानी कि 16 प्राप्त हो गया। हमें तो चाहिए x माइनस 1/x, तो क्या निकलेगा अंडर रूट 16 निकल आएगा, और 16 का अंडर रूट कितना होता है ये 4 होता है, यानी कि x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो 4 प्राप्त हो गई, और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर बन जाता है। डी पार्ट आपका बन गया राइट आंसर। क्लियर हो गया हो? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये क्वेश्चन में कहता है हमारे पास में कि आपको वैल्यू की यदि हमारे पास में 15x² माइनस 26x और प्लस 8, अगर हम कहें कि 15x² माइनस 26x प्लस 8 को ax प्लस बी और cx प्लस डी से रिप्रेजेंट किया गया, और a और c को धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए, तो 2a प्लस b माइनस c माइनस 2d का मान कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। चलेगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि 15x² माइनस का 26x प्लस 8 है, ठीक है। वैल्यू बन गई हमारे पास इस प्रकार से। अच्छा, 15 × 120 और 20 × 120 होता है, 20 और 6 कितना होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का यूज करते हुए माइनस कितना बन गया, ये 20x बन गया, और कितना बन गया हमारे पास में माइनस का 6x बन गया, और प्लस 8 बन गया। इसके फैक्टर कर दिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स से, 5x कॉमन लो, 5 × 15 3x हो गया, ठीक है, माइनस कितना होगा 4 आ गया, माइनस के 2 कॉमन लो, कितना आ गया 3x माइनस कितना हो गया 4 आ गया, दोनों में से कितना हो गया 3x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ क्या बंदा 5x माइनस 2 बचा, ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी। अगर इसको हम कंपेयर कर दें, यानी इसको इजिकल टू लेके चलें, क्या हुआ कि ये जो वैल्यू हमारे पास में थी 3x माइनस 4 और कितना है, इट मीन्स 5x माइनस 2, इसको किसके बराबर चले थे लेके, क्या था इसके इक्वल, एक प्लस b था, ax प्लस b था और cx प्लस d था, ये था एक्चुअल में इसकी वैल्यू। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो एक आंसर क्या आ रहा है, एक आंसर कितना आ रहा है, एक आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। बी का आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी का आंसर क्या निकल के आ रहा है, बी का आंसर -4 आ रहा है। सी का आंसर क्या निकल के आया, सी का आंसर 5 निकल के आ रहा है, ठीक है। डी का आंसर क्या निकल गया, डी का आंसर -2 निकल गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 2a प्लस बी माइनस सी और -2d, यानी अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2 × 3 हो जाएगा, प्लस क्योंकि यहाँ माइनस का 4 है तो ये माइनस का 4 बन जाएगा प्लस माइनस से, फिर माइनस का 5 बन जाएगा क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास 5 है, -2 × डी ऑलरेडी -2 है तो ये प्लस बन जाएगा। वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 3 दूना तो 6 होता है, माइनस का 4 हो गया, माइनस का कितना 5 हो गया, और प्लस का 4 हो गया। अब देख लो कितना बन गया हमारे पास, ये हमारे पास 6 और 4 10 तो हो गए प्लस के, और माइनस कितना 9 हो गए माइनस के, तो प्लस का एक आंसर बन गया। बस यही आंसर था हमारा कि प्लस का एक आंसर आएगा।
एक आंसर चला गया डी पार्ट के साथ में। क्लियर होगी साथियों? वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें दोस्तों को, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सभी स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम इसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आने वाली वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? ये कहता है किसी बहुफलक यानी पॉलीहेड्रन के 7 फलक यानी फेस हैं, 10 शीर्ष यानी कि वर्टिसेस हैं। इस बहुफलक जो हमारे पास में, इस बहुफलक के किनारों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो यूलर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर चित्र प्रदर्शित है कि यूलर का फॉर्मूला जो होता है F + V - E = 2 होता है। यानी फेस, वर्टिसेस और एज में जो रिलेशन होगा कि F + V - E = 2 होता है, इसी का हमें यूज करना है। और E मतलब किनारों की संख्या, एजेस हमें निकाल देना, इसी का हमें यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना। किनारों की संख्या अगर हम निकालना चाहते हैं, किनारों की अगर संख्या निकालना चाहते हैं, किनार से मतलब हमारे पास कितना है, ई से मतलब है, तो क्या होगा, ये जो F + V है इसमें से -2, ई को उधर ले जाइए, ठीक है, और ये 2 को इधर ले आएंगे। क्लियर हो गया? F + V - 2 कर देंगे। अब यहाँ देख लीजिएगा फेस की वैल्यू कितना है, 7 है, और वर्टिसेस की वैल्यू 10 है, माइनस कर दो 2, तो ई निकल आएगा। ठीक है, एजेस कितने हो गए, 7 10 17 में से -2 कर दिया, 17 - 2 कितना होता है, 15 होता है। तो किनारों की संख्या कितनी है, एज कितनी आ गई, एज आ गई 15, और यही क्या बन गया, ये बन गया आपका आंसर बन गया, चला गया ए पार्ट के साथ में। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मेन है ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यूलर फार्मूला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, क्योंकि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। समलंब यानी ट्रेपेजियम PQRS में PQ पैरेलल टू RS, PQ लाइन यानी ये जो PQ लाइन है नीचे वाली, ये पैरेलल टू RS है। PQ तथा RS का अनुपात 3:2 है, यानी अगर PQ को हम 3x कह लें, ठीक है, तो ये 2x में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा अनुपात है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 480 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, और PQ तथा RS के बीच की दूरी है, ये जो दूरी दिखा रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दिखा रखी है, ये कितनी हो जाए हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। तो SR की लंबाई कितनी होगी, SR की लंबाई क्या होगी अकॉर्डिंग टू फिगर, देखिए ये हमें दिखाया हुआ। समलंब का जो क्षेत्रफल हमारे पास होता है, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास में, ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल की बात करें तो हम बात कर रहे हैं कितना, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, गुना क्या होता है, जो समांतर भुजाएं होती हैं, जो हम समांतर भुजाओं की बात करते हैं, जो समांतर भुजाएं होती है हमारे पास में, समांतर भुजाओं का जो योग होता है, भुजाओं का योग कर लेते हैं, और उनके बीच की जो दूरी यानी ऊंचाई जो होती है उसकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें समलंब का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 480 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इजिकल टू 1/2, समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 3x + 2x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी ये वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसको हम 12 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो क्या बन गया, 480 जो हमारे पास में है उसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या बन गया 480 में 2 की तो मल्टीप्लाई यहाँ से हो गई, और यहाँ कितना हो गया, ये बन गया 5x, और 12 का यहाँ से डिवाइड हो गया, 12 चौका 48, 40 तो यहाँ बन गया 40 × 2 80, तो 5 = 80 बन गया, x क्या गया 80/5, कितना बन गया 16। हमें SR चाहिए, SR क्या है 2x है यानी 2 × 16 कितना हो गया
32 सेंटीमीटर। ये बन गया आंसर, 32 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन। ये कहता है क्वेश्चन में कि 88 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज यानी रेक्टेंगुलर सीट के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए यानी कि विदाउट ओवर लैपिंग किए हुए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन यानी सिलेंडर बनाया गया। बेलन की धारिता कैपेसिटी लीटर में निकालो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहे हैं इन सभी क्वेश्चन पर क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चन जो हमने लिए हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अपने आप में आपको हम ये करा दें। चलिए देखो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास बनी है वो क्या कहता है कि इसकी धारिता यानी कैपेसिटी निकालिए लीटर में, और हमें ये आयत दिखा रखा है जो 88 बाई 10 सेंटीमीटर का। देखो ये हमारे पास 88, अगर ऐसे रोल हुआ हाइट 10 है तो ये जो 88 है ये क्या बन गया, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेडियस बन जाएगा, यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा। तो 88 ये जो रोल हुआ तो 88 इसकी क्या, इस सर्कल की, ये जो सिलेंडर जो बना इसका सर्कल बेस जो है ये इसका क्या बन गया, सरकमफेरेंस बन गया, यानी बेलन के आधार की परिधि बन गई। क्लियर हो? अच्छा, तो बेलन के आधार की जो परिधि होती है वो क्या होती है, अगर हम बेलन के, जो बेलन बना है बेलन के हम आधार की क्या करें, परिधि की बात करें, सरकमफेरेंस की बात करें, वो कितनी हो गई, 88 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और सरकमफेरेंस जो बन गई वो क्या होती है अपने आप में 2πr होती है। अब 2πr क्या बन गया, 2πr बन गया 88 सेंटीमीटर। आपको तो यहाँ से r निकालना, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 88 को 2π मतलब 22/7 से क्या करना है, डिवाइड करना। 22 से काटेंगे तो कितना हो गया, 22 चौक 88 बन गया। ठीक है, 22 चौक कितना बन गया, 88 बन गया, और इसको 2 से काट लीजिए, 2 दूना क्या बन गया, 4 बन गया। तो रेडियस क्या आ गया, 2 × 7 यानी रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर का। यहाँ तक बात समझ में आई? हमें तो बेलन का क्या निकालना, सिंपल आयतन निकालना। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, यानी बेलन का जो आयतन होता है हमारे पास में, जो आयतन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है πr²h। ठीक है, πr²h होता है। अब पाई 22/7 है, r की वैल्यू करें तो 14 × 14 है, और h की बात करें तो 10 है, h की बात करें तो 10 है। 7 से काट लो, 7 दूना 14 होता है। इसका मतलब हमारा जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 दूनी 44 तो ये हो गया। ठीक है, और गुना 140 ये बन गया, 14 × 10 कर दें। ठीक है, 14 × 10 कर दें तो ये कितना बन गया, इसमें एक 14 और बचा हुआ इंटू 14 और बचा हुआ, एक तो 14 हो रहा है क्योंकि ये 14 × 10 हमारे पास ये हो गया, और ये कितना 22 दूना नहीं, यही मजा, ये तो हमने काट दिया इसको, तो एक्चुअली ये वैल्यू तो काट दिया हमने। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू तो हमने काट दिया, कितना बन गया, 44 बन गया हमारे, क्यों 7 दूना 14 कट गया, 44 हो गया, और 14 दूना 14 140 हो गया। अब इसकी क्या करें, इसकी क्या करें, मल्टीप्लाई कर लो, तो वॉल्यूम क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा हमारा 6160 इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि हमें इसका आंसर क्या चाहिए, लीटर में चाहिए। देखो हम ये जानते हैं फॉर्मूला क्या बनता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अगर आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए लीटर में तो 1/1000 कर दीजिए, इतने लीटर बन जाएंगे। यानी इसको 6160 को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर 6.16 लीटर बन गया। बस यही आंसर था आपका, चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया राइट आंसर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल स्टारडास्ट क्लासेस एग्जाम से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में। 13 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिकी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन यानी क्यूब से काटकर बनाया गया हो।
देखो ये इस प्रकार से क्यूब है, ठीक है। और इसको गोला काट के बनाया गया ऐसे, अब गोला ऐसे काट के बनाया गया, इसका मतलब सबसे जो इसका डायमीटर होगा ये इसकी घन की भुजा के बराबर होगा। डायमीटर जो होगा वो घन की भुजा के बराबर, क्योंकि 21 सेंटीमीटर वाले घन से सबसे बड़ा गोला बनाया जा सकता है। तो इसका व्यास जो होगा हमारे पास, जो गोले का व्यास होगा वो कितना हो जाएगा, तो गोले का जो व्यास हो जाएगा जिसको डायमीटर कहते हैं वो कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस कितनी होती है, डायमीटर का आधा होती है, यानी 21/2 इतने सेंटीमीटर रेडियस क्या हो जाएगी, बन जाएगी। क्लियर हुआ। हमें क्या चाहिए, उस गोले का आयतन चाहिए, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है, यानी कि गोले का जो आयतन होगा वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 होता है, πr³ होता है। ये फॉर्मूला होता है गोले के, इट मीन्स आयतन का 4/3 πr³ होता है। आप लगा दीजिए फॉर्मूला, वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम कितना, 4/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। r³ यानी कि 21/2 और 21/2 इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर बन जाना। अच्छा देखो 7 से काट लो, 7 × 21 होता है, 2 दूना 4 होता है, कट गया पूरा पूरा। 2 से काट लो 11 बार कट गया पूरा पूरा, ठीक है। 3 से 3 कट गया पूरा पूरा, क्या बचा वॉल्यूम, 11 × 21 × 21 इतने सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब ये कितना बन गया, 11 गुना ये 441 होता है, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ गया कितना, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या बन गया, आंसर बन गया, फाइनल आंसर 4851, एक को चला गया आंसर, 4851 इतने सेंटीमीटर क्यूब बन गया। पहला आंसर बन गया 4851। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते 14वें क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 28 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का एक वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। ऊंचाई दिखा रखी है, h दिखा रखी है, यानी कि जो हाइट हमारे पास में है, ये जो हाइट हमारे पास h जो है वो कितनी है हमारे पास में, वो है 28 सेंटीमीटर दिखा रही है। हाइट हमारे पास कितनी है, 28 सेंटीमीटर हमारे पास। वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 2640। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ, क्या हमें देखो बेलन का जो वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास में, CSA ऑफ सिलेंडर की बात कर रहा है, कवर सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं। बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल कवर सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं वो होता है 2πRh होता है। क्या होता है, 2πRh होता है। चलिए अच्छा 2πRh हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है, क्या 2640 CSA दिया हुआ है 2640, ठीक है। 2 × पाई मतलब कितना बन जाएगा, इट मीन्स 22/7 होता है। रेडियस आपको फाइंड करना है, हाइट आपको दे रखी है, 7 चौका क्या बन गया, 28 बन गया। यानी रेडियस अगर आपको निकालनी है तो 2640 को डिवाइड कर दीजिए 2 × 22 × 4 से, ऐसे डिवाइड कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास में, देखो अगर इसको 2 से काट लें तो कितना हो गया, 2 3 6 2 दूना 4 0 बन गया, ठीक है। अच्छा 2 से काट लें 11 को, ये 22 को 11 बार कट गया, ये कितना 2 × 12 2 × 12 0 बन गया। यानी कि आपको आंसर बना 660/11 × 4, ठीक है। अच्छा 11 से काट लें, 11 × 66 होता है और 15 × 60 होता है, यानी रेडियस की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया, 15 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें तो इसका आयतन चाहिए, यानी कि किसका, एट मीन्स गोले का जो आयतन है, वॉल्यूम सिलेंडर क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बन गया, ठीक है। सिलेंडर कितना था, πr² होता है, πr² होता है। पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी है, 22/7 है। आर कितना निकला, 15 × 15 निकला। h कितना, 10 है। h कितना बना, 10 हमारे पास में, नहीं 10 नहीं 28 है, 28 है, 10 नहीं 28 है। h हमारा कितना है, 28 हमारे पास में। अच्छा चलिएगा, h 28 हो गया तो 7 चौका तो 28 हो गया, ये तो कट गया पूरा, कितना हो गया 22 गुना कितना कर देंगे 225, 15 × 225 होता है,
गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे, मल्टीपल 2200, 88 गुना 225 करें तो कितना होगा 88 गुना 225, ये क्या निकल रहा है वॉल्यूम निकल के आ रहा है, क्या निकल रहा है वॉल्यूम निकल रहा है। तो वॉल्यूम कितना निकल के आ गया आपको, वॉल्यूम निकल के आ गया इट मीन्स 19800 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर ये आएगा 19800 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में, बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि एक गोले का आयतन क्या है, एक गोले का आयतन क्या है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 124.74 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो, या वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास में, वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास में है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हमारे पास में ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखा रखा है गोले का। चलिए ये हमारे पास गोला हो गया, गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है वो हमारा कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोले का जो क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी है, कितनी देखी 124.74, ये क्वेश्चन में दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अच्छा तो 4 इंटू कितना हो गया पाई, यानी कि 22/7 हो गया, इंटू आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगर हमें क्या निकालिए आर स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे 124.74 है, इसमें 7 की इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4 और 22 का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 और 22 का क्या हो जाएगा डिवाइड हमारे पास हो जाता है। अच्छा इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 बार कट गया, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 62.37 बन जाएगा। अच्छा 11 से काट लो, 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 से इसको काटेंगे 6237 को तो ये 5.67 बन जाएगा। तो क्या बन गया देखो 5.67 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड बाय कितना 2 इंटू 2, ऐसा कुछ हमें प्राप्त हो गया। अच्छा तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे जब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी आपस में, तो ये आंसर 39.69 बन जाता है। ठीक है। अच्छा इसके अपॉन 4 है, हम निकालना चाहते हैं आर, तो अंडर रूट हो जाएगा किसका 39.69 का और डिवाइड बाय कर देंगे 4, और 39.69 का अगर आप रूट निकालेंगे तो आंसर बनता है 6.3 और डिवाइड बाय किसका इसका 4 का हो जाएगा 2 से काट लीजिए इसको तो 3.15 आ गया, यानी रेडियस की वैल्यू जो आ गई वो 3.15 सेंटीमीटर निकल के आ गई। रेडियस जो है 3.15 सेंटीमीटर निकल के आ गई। हमें चाहिए गोले का आयतन, क्या चाहिए हमें चाहिए इट मीन्स गोले का क्या चाहिए आयतन चाहिए। अब गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब 4/3 तो ये हो गया, पाई हो गया 22/7 और आर क्यूब का मतलब हो गया 3.15 और 3.15 इतने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आपका निकल के आ जाएगा, आंसर इतना निकल के आपका आ जाएगा। देखो छोटा सा इसको काट लें, अगर मान लिया हम इसको कितना हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू जो बन जाएगी इट मीन्स 1.05 तो इससे निकल आएगा, 7 से काट लें इसको कितना 0.45 यहाँ से निकल आएगा। तो आंसर यानी वॉल्यूम जो प्राप्त होगा वो होगा 4 गुना 22, ठीक है, गुना 1.05 मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, मल्टीप्लाई में 0.45 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.15 इतने सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको आप सोल्व कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा 130.977 इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। और ये आंसर चला जाएगा डी पार्ट के साथ 130 पॉइंट कितना बन गया 977, 130.977 आपका आंसर बन जाएगा।
और ये चला जाएगा डी पार्ट के साथ में। क्लियर हुआ? कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बस्ट होनी चाहिए, अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर सीधा सीधा 130.977 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? 16 क्वेश्चन ये कहता है किसी घन का आयतन यानी क्यूब जो है उसका जो वॉल्यूम है वो 2197 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? बहुत ही अच्छा, ये सभी क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा, हर एक फॉर्मूले को, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। देखो, घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र वॉल्यूम तो ए का क्यूब होता है हमारे पास में, फॉर्मूले के हिसाब से, फिगर के हिसाब से ये देखें तो ये हमारी साइड बराबर होती है, एज होती है। ठीक है, वॉल्यूम ए का क्यूब होता है। क्वेश्चन का है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या क्यूब क्या होता है? तो हम कहें इट मीन्स लैटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूब का, ऑफ अगर क्यूब की बात करें तो कितना होता है? 4 इंटू साइड अगर ए है तो साइड की पावर 2 हो गया, 4a स्क्वायर बन गया। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4a स्क्वायर ये हो गया। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम क्या होता है? जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो कितना होता है? ए का क्यूब होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया कि ए का क्यूब दिया हुआ है 2197 दिया हुआ है। अगर यहाँ से ए निकालें तो क्यूब रूट बन जाएगा किसका? 2197 का क्यूब रूट कितना? 13 का होता है, 13 गुना 13 गुना 13 होता है। तो ए साइड निकल के आ गई, भुजा निकल के आई कितनी? ए यानी 13 निकल के आ गई। अच्छा, हमें क्या चाहिए? लैटरल सरफेस एरिया चाहिए, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था हमें। लैटरल सरफेस एरिया जो कितना होता है? 4 इंटू साइड की पावर 2 होता है, 4 गुना 13 होता है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 4 गुना 13 की 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 169 होता है, 169 होता है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और अगर 4 की 169 में करेंगे तो ये 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दे देगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा और ये आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में 676 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कुछ हमारे पास वैल्यू दिखा रखी हैं 18, 11, 20, 25, 17, 9 है, 14, 11, 13, 21, 16 और 10। अच्छा, इनको सबसे पहले हमसे क्या पूछा कि निम्न आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका तथा परिसर का माध्य निकालिए, क्या होगा? सोल्व कर लेते हैं। अब इन आंकड़ों को पहले आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि आंकड़ों का आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम में अगर आप इन्हें लिखेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो, सबसे पहले यहाँ देखें तो छोटे से 9 आएगा, 9 के बाद में कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, 10 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। ये रहा 11 यहाँ पर भी है। ठीक है, एक 11 यहाँ पर भी है। ठीक है, उसके बाद में कितना हुआ? 11 से बड़ा कौन आएगा? 13 आएगा। 1 3 13 हो गया। उसके बाद कितना हो गया? 13 के बाद 14 यानी कि 14 हो गया। अच्छा, उसके बाद कितना हो गया? 14 के बाद कितना हो गया? 16 हो गया। 16 हो गया। चलो फिर कितना बन गया? 17 हो गया। उससे बड़ा 17 होगा, आरोही क्रम की बात कर रहे हैं। उसके बाद कितना हो गया? 18 हो गया, बड़ा 18 हो गया। 18 से बड़ा कौन है? 20 है। 20 हो गया। 20 से बड़ा कौन है? 21 है। और उसके बाद कौन रह गया? 25 रह गया। उससे बड़ा है कौन? 25। अगर इसको काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ काउंटिंग 12 आ गई। यानी नंबर ऑफ काउंटिंग मतलब इवन नंबर आ गया। 12 इवन नंबर होता है। इस प्रकार से अगर इसका हम मीडियन यानी माध्यिका निकालना चाहते हो, मीडियन निकालना चाहते, फॉर्मूला क्या होता है? n/2th
प्लस n/2 प्लस वनथ टर्म अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब n/2 का मतलब तो 6 टर्म हो गया, और उसमें क्या कर दें, एक को जोड़ेंगे 7th टर्म हो गया, ये टर्म अपॉन 2। छठी टर्म कौन है, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म है, और 7वीं टर्म है, ये होगी 14 प्लस 16 बटा 2। अब 14 16 कितना बन गया हमारा, 30 बटा 2 हो गया, तो 30 बटा 2 मतलब 15 आंसर आ गया। तो यहाँ से देखा कि मीडियन तो इन माध्यिका जो है वो 15 हुई। क्लियर हुआ। अगर बहुलक यानी मोड की बात करें, मोड यानी कि बहुलक की बात करें, तो मोड मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया, 11 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आ रहा, 11 सबसे ज़्यादा बार 2 बार आ रहा। अच्छा, उसके बाद हम रेंज की बात करें, रेंज का मतलब परास क्या होता है, परास यानी रेंज क्या होगा, तो मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। मैक्सिमम नंबर कौन है 25, मिनिमम नंबर कौन है 9, क्या आ गया 16। सभी चीज़ आपने प्राप्त कर ली। मीडियन यानी कि माध्यिका प्राप्त कर ली, मोड मतलब बहुलक प्राप्त कर लिया, रेंज मतलब आपने इसका परास प्राप्त कर लिया। अब इसके क्या निकालना, हमें इसका माध्य निकालना है, यानी तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। कौन है 16, यानी कि अब जैसे 15 हुआ हमारे पास, 11 निकला और 16 निकला, और डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। 15 16 11 कितना होगा 42 होगा, 42 बटे 3 करेंगे तो कितना हो गया, 14 थी 42 होता है, तो माध्य कितना आ गया, माध्य आ गया 14। क्या बन गया, और राइट आंसर 14 बन गया, चला गया बी पार्ट के साथ में, बी आपका राइट आंसर बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, हमें कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारी चैनल स्टारलर्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन ये कहता है, जब किसी उत्पाद की कीमत में 12% की कमी आई, जब किसी उत्पाद है हमारे पास, उसकी कीमत में 12% की अगर कमी आई है, तो बिक्री संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। अगर 12% की कमी आई है तो बिक्री संख्या में 25% की क्या हुआ, इट मीन्स वृद्धि हुई। कोई प्रोडक्ट हमारे पास में, उसमें अगर 12% की कमी आती है तो उसकी बिक्री में, उसकी सेल में 25% की वृद्धि हुई है। कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखो, प्रतिशत में परिवर्तन सोल्व करते हैं, इसको आपको इसका बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला बताएंगे, जिसको आप बहुत जल्दी इसको सोल्व कर देंगे। अगर हमारे पास क्या प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, अगर प्रतिशत परिवर्तन की हम बात करते हैं, कितने परसेंट परिवर्तित हुई है कोई चीज़, ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है कि प्लस माइनस कर दीजिए। प्लस या माइनस से मतलब यहाँ पर बड़ी है तो प्लस और घटी है तो माइनस। पहली वैल्यू यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, इट मीन्स जो पहली वैल्यू हमारे पास में, इट मीन्स फर्स्ट जो वैल्यू हमारे पास में है, क्लियर हो, प्लस और माइनस दूसरी वैल्यू यानी जो सेकंड वैल्यू है, जो हमारी सेकंड वैल्यू है हमारे पास में, क्लियर। अच्छा, इनके साथ में प्लस कर दीजिए, क्या इस प्रकार से कि प्लस माइनस कितना फर्स्ट, क्लियर, और मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस माइनस सेकंड, प्लस माइनस सेकंड, और डिवाइड कर दीजिए किसको, 100 से। ऐसे समझिए इसको कि अगर आपको प्रतिशत परिवर्तन चाहिए, प्रतिशत परिवर्तन चाहिए, तो क्या करते हैं, प्लस माइनस जो पहली वैल्यू आपको मिली है, ठीक है, प्लस माइनस जो आपको दूसरी वैल्यू प्राप्त हुई है, प्लस इसको ऐसे कर दीजिए कि प्लस माइनस जो आपकी पहली वैल्यू थी, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस माइनस दूसरी वैल्यू का, अब दूसरी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाय 100 कर दी। प्लस माइनस से मतलब है अगर आपकी वैल्यू
प्लस हुई है, यानी कि आपको वैल्यू में वृद्धि हुई है तो प्लस लेंगे, अगर कमी दिखा रहा है तो माइनस को यूज करेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, इज इक्वल टू क्या, देखो प्लस माइनस पहली क्या बात हुई है, पहली वैल्यू है कि 12% की कमी आई है पहली बार, तो माइनस का क्या करेंगे 12 यूज़ करेंगे। फिर क्या हुआ, आपको 25% की क्या हुई है दूसरी वैल्यू वृद्धि हुई है। पहली वैल्यू कितनी है 12% जो कमी के साथ में है यानी लॉस के साथ में है, ठीक है। दूसरी वैल्यू है 25% जो वृद्धि यानी कि प्लस के साथ में है, इसका मतलब प्लस का 25, यानी फर्स्ट वैल्यू को -12 रख देंगे और सेकंड वैल्यू को -12 रख देंगे। क्लियर हुआ? प्लस पहली वैल्यू कितनी है हमारे पास में और दूसरी वैल्यू कितनी है, यानी माइनस का 12 है और इंटू 25 है और बटे कितना है 100 दिखा रखा है, और 25 चौका 100 होता है, 4 तिया 12 होता है, मतलब क्या बन गया माइनस का 12 बन गया, प्लस का 25 बन गया, माइनस का 3 बन गया। इसका मतलब 25 में से 15 चला गया, कितना बन गया 10। 10 किसका मिला, प्लस का मिला है। प्लस का मतलब क्या है 10% की क्या हुई है, 10% की प्लस मिलने का मतलब क्या हुआ है, तो जो कुल आय आपको मिली है, कुल आय जो मिली है वो कितनी है 10% की क्या हुई है, उसमें 10% की वृद्धि मिली है। प्लस में आंसर मिला है, पॉजिटिव में आंसर मिला है, तो मतलब 10% की वृद्धि हुई है। यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में 10% की वृद्धि हुई है आपको। क्लियर हो गया? फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एडमिस 18 में के बाद 19 नंबर में चलते हैं। ये कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 8% की कमी कर दी जाए और उसके हर में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। मूल भिन्न क्या थी, ये हमें निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। देखो जो मूल भिन्न है उसे मान लिया आपने, माना कि जो मूल भिन्न है वो x/y है। क्लियर? अगर x के अंश में, क्योंकि अंश बटे हर होता है, यानी ये होता है अंश ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला हर होता है, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि x में से x का 8% 8/100 हो गया अपॉन कितना हो गया, y में y का कितना 10% है 10/100, जोड़ दीजिए उधर से घटा दिया तो 2/5 वैल्यू बन गई। अब इसको सोल्व किया तो कितना बना 100 माइनस यानी 100x माइनस कितना बन गया 100x माइनस का 8x/100 आएगा, नीचे भी बटे 100 कट जाएंगे आपस में, नीचे क्या देगा ये ना 100y प्लस का 10y, ठीक है, इज इक्वल टू 2/5 ये बन गया। उसको सोल्व करके देखा, ऊपर से जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 92x, नीचे से प्राप्त हो रहा है 110y इक्वल टू 2/5 प्राप्त हो रहा है। हमें तो x/y चाहिए, हमें तो x/y चाहिए, तो 2/5 में क्या कर देंगे 110/92, इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके 110/92 बन गया हमारे पास में। अच्छा देखो इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त हो गई। चलो अगर इसको 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये तो कट गया 22 बार, 22 पंजे 110 होता है, ठीक है। 2 से काट लें तो कितना हो गया, 2 चौका 8 होता है, 1 9, 2 छिका 12, 46 बन गया, ठीक है। अच्छा 2 से काटे तो 2 से 11 बार, 2 से 23 बार, ठीक है। तो x/y का आंसर क्या बन गया 11/23 प्राप्त हो गया। यही क्या बन गया, ये बन गया आंसर 11/23 चला गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अपने आप में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इट मीन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम पहले लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आए। क्या कहता है क्वेश्चन को, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत रेक्टेंगल की बात करें, जैसा फिगर में दिखा गया, एक ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ABCD की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये वाली 15 सेंटीमीटर है। और अच्छा यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल ने ओरिजिनल एरिया का 2 से 1/3 गुना कर दिया जाए, फिर लंबाई बढ़ाकर, तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप यानी पैरामीटर क्या होगा। बहुत ही प्यारा सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में इस तरह के कई बार क्वेश्चन आए हैं।
देखो आयत का जो क्षेत्रफल हमारे पास होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर हम आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई से निकाला जाता है। अच्छा, अब क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिखा रहेगा 210 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई क्वेश्चन में कितनी 15 है, चौड़ाई मान लिया b है। तो b का आंसर कैसे निकल के आ गया कि 210 को डिवाइड बाई 15 कर दें, 210 को डिवाइड बाई 15 कर दें तो 15 15 चौका 60 कितना हो गया, इट मीन्स 14, यानी कि चौड़ाई जो निकल के आ गई वो आ गई 14 सेंटीमीटर। लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें क्या करते हैं कि लंबाई बढ़ाने के बाद आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि अगर लंबाई बढ़ाने के बाद हम बात करें तो उस समय आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में क्या आता है, 210 का कितना हो गया, 201/3 हो गया। अब 210 का 201/3 का मतलब कितना बना हमारे पास में, इट मीन्स 2 3 6 7/3 बना। इसका मतलब ये वैल्यू क्या प्राप्त हुई, जो क्षेत्रफल बना वो क्या बना, 210 का 7/3 बना। तो 3 7 21 7 49 यानी 490 सेंटीमीटर स्क्वायर बना क्षेत्रफल जो है। बढ़े हुए आयत की लंबाई मान लेते हैं, माना बढ़े हुए जो आयत है, आयत की जो लंबाई है वो मान लिया x सेंटीमीटर है। तो उस प्रकार से क्या हुआ, अब 15 में x जुड़ गया, लंबाई बढ़ गई और इंटू चौड़ाई आ गई 14, ठीक है, इजिकल टू हो गया 490। क्लियर हुआ। अच्छा, ये कितना 14 15 के 210 बन गया, प्लस ये बन गया 14x इजिकल टू 490। तो 14x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 490 में से 210 माइनस कर दिया, कितना आ गया 280 आ गया, यानी 14x की वैल्यू बनेगी 280 और x निकाला तो कितना हो गया 280 को 14 दूनी 28, x बन गया 20। यहाँ तक बात समझ में आ गई। x से मतलब क्या है, x के मतलब ये हुआ कि जो आयत हमारे पास था उसकी जो लंबाई हमने मानी थी वो इक्वल टू कितनी बन गई, वो x थी। एक्चुअल आयत की लंबाई कितनी होगी, एक्चुअल जो आयत की लंबाई है वो कितनी है, x + 15 हो जाएगी, यानी x 20 है प्लस 15 तो कितनी हो जाएगी, यानी 20 + 15 हो गई तो कितना बन गया, लंबाई बन गई 35 सेंटीमीटर। एक्चुअल आयत की लंबाई कितनी बन गई 35 सेंटीमीटर बन जाती। एक्चुअल आयत की जो लंबाई है वो कितनी बन जाएगी, 35 सेंटीमीटर बन जाएगी। एक्चुअल आयत की जो लंबाई है वो कितनी बन जाएगी, 35 सेंटीमीटर बन जाएगी। 15 इसमें क्या किया हमने, जोड़ दिया। हमें तो परिमाप चाहिए था, कितना बन गया, हमें तो आयत का क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है, ठीक है। 2 लंबाई कितनी बनी है, 35 बनी है। चौड़ाई कितनी है हमारे पास में, चौड़ाई कितनी है 14 है। अब 35 में 14 जोड़ दीजिए 49 बन जाएगा, तो 2 में 49 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना बन जाएगा 98, 98 सेंटीमीटर क्या बन गया, आपका आंसर बन जाता है। ये चला गया डी पार्ट के साथ में, डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमारी चैनल स्टारलेट क्लासेस एग्जाम हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि कर दी जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार आ चुके हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, इससे पहले आपने किया तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हैं। अब की बार 140% की वृद्धि करवा रहा है। मान लिया जो भिन्न हमारे पास में है, अगर हम मान लेते हैं कि माना भिन्न अगर x/y को रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा तो क्या कहता है, इसके अंश में यानी x प्लस कितना हो गया, x का
140% यानी 140/100 बन गया। x का x% यानी 140/100 बन गया हमारे पास में। इसी प्रकार से y की बात कर रहे हैं, y में क्या किया, y में 20% की कमी, यानी कि कितना y में y का कितना कर दिया, 20% कर दिया। तो ये वैल्यू 12/7 में कन्वर्ट होगी। अब क्या 100 + x करेंगे तो 140 x बन जाएगा, 140 x बन जाएगा, और ये 100 - 20 करेंगे तो ये 80 y बन जाएगा, इक्वल टू 12/7 बन जाएगा। यानी अगर आपको x/y निकालना है, x/y निकालेंगे तो 12/7 में क्या कर देंगे, 80/140 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे तो ये कट जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा हमारे पास में, ये वैल्यू कट गई हमारे पास में। अच्छा 2 से काट लें तो 2 × 12 होता है, 2 × 7 क्या होता है, 14 होता है हमारे पास में। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऊपर जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी है, 140 हुई है, और नीचे हमारे पास जो प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, इट मीन्स 80 हुई है। अच्छा, तो इसको तो डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 100 नहीं, ये आपका यहाँ पर एक तरह से ये थोड़ा सा इसको एक बार लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये तो प्लस हुआ ऊपर, ये तो प्लस हुआ ऊपर, ठीक है, प्लस हुआ, माइनस कर दिया, प्लस हुआ, तो प्लस को यहाँ पे प्लस बनाएंगे, क्योंकि ये 100 + 140 हुआ है, सॉरी ये 100 + 140 हुआ है, तो ये हो जाएगा 240x बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा 80y, ये से बनेगा 12/7। अब देखिए यहाँ से 8 × 24, 3 बन गया सीधा सीधा, तो कितना x/y कितना हो गया, इट मीन्स 12/7 गुना यहाँ 3 आ जाएगा, 3 × 4 = 12 हो गया, आंसर बन गया 4/7। ठीक है, तो जो भिन्न आ गई वो कितनी बन गई, भिन्न जो आ गई, जो x/y को रिप्रेजेंट कर रही है वो 4/7 को रिप्रेजेंट कर, भाई यही आंसर था आपका 4, वो 140 में 100 प्लस हुआ था, 240 बनना था ऊपर। ठीक है, तो 4/7 चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अपने आप में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमने वैसे लिख ही रखा सभी प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन जिन पे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, यानी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं आने वाले एग्जाम के लिए। देखिएगा क्वेश्चन में, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल PAC, जैसे हम फिगर में एंगल PAC यानी इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल 40 डिग्री का, ACBY यानी ACB जो है वो कितना 35 डिग्री, ये एंगल 35 डिग्री का है। अच्छा, यदि CB को Q तक बढ़ा गया, CB को यहाँ Q तक बढ़ा गया, ये पॉइंट Q हमारे पास में इस Q पॉइंट तक बढ़ा गया हमारे पास में, तथा AB = AP है, यानी ये जो लाइन AB है और ये जो लाइन AP दोनों बराबर है, इसका मतलब ये बेस एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये हमारे पास आइसोलेटेड ट्रायंगल बन जाएगा तो एंगल ABQ ये बाहर वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास निकालना है। चलिए सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो अगर इसको आप x मान लें, इसे y मान लें, ये y हो जाएगा, और इसे मान लें z, इसे मान लें z, तो z फाइंड करना, सीधी सीधी बात ये हो गई। चलो, तो इन ट्रायंगल ऑफ अगर APC में देखें, इस वाले में देखें तो क्या होता है, हम जानते हैं सम ऑफ जो एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना हो गया, x + 40 प्लस कितना 35, क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अच्छा, x + 75 हो गया, तो x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 - 75 हो गया, कितना बन गया 105, यानी ये वैल्यू 105 हो गई। बाय लीनियर पेयर देखें लीनियर पेयर देखें तो कितना हो गया कि x + y की वैल्यू 180 डिग्री होती है, x निकला 105, y निकला हमें निकालना है 180 हो गया, तो y का आंसर कितना आ गया 180 - 105, ये तो सीधा सीधा 75 आ गया। यहाँ से हमने ऐसे निकाला, डायरेक्ट भी कह सकते थे कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, वहाँ से भी इसको डायरेक्टली निकाल सकते थे। चलिए y आपका, अब ये आपका 75 है, ये 75 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ लीनियर पेयर ले लीजिए। ठीक है, नाउ अगले लीनियर पेयर से क्या कहेंगे, नाउ तो एंगल y + z भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y अगर 75 डिग्री है
तो z कितना आएगा, z तो वही फिर 105 आ गया। 180 में से फिर 75 माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 105 आ गया। z क्या माना था हमने, एंगल ABQ को z माना था, 105 डिग्री हो जाएगा। ये बन गया आपका आंसर, चला गया सी पार्ट के साथ। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मान लीजिए त्रिभुज ABC 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज है। यदि शीर्ष एक कर्ण BC पर खींचे गए लंब की लंबाई P है तो 13P का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, 13P का मान बताइए क्या होगा। देखो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यानी कि जो ट्राइंगल ABC बना हुआ है, ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है, 1/2 कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है। त्रिभुज क्षेत्रफल ही होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, अच्छा अब ये तो ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल हमारे पास बात कर रहा है, जो क्षेत्रफल कर रहा है, ये दो तरह से निकलेगा। एक तो यहाँ से निकलेगा, देखो बेस हमारा कितना AB है, हाइट हमारा AC है। एक बेस हमारा यहाँ पे कितना BC है, हाइट हमारा कितना है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम नॉर्मल निकालें तो ये हमारा कितना होना चाहिए, AB मल्टीप्लाई बाई कितना होता है, ट्राइंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, AB मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 1/2 के साथ। यहाँ भी 1/2 करें तो यहाँ बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे BC हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, ये कहते हैं ABC, इसको D मान लो। हाइट हमारा कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्लियर हो, हाइट तो P दे ही रखा है इन्होंने। 1/2 से 1/2 काट दो, AB कितना है 12, AC कितना 5, BC कितना 13 और ये AD कितना P, 13P इक्वल टू कितना 60 आ गया। तो 13P बराबर 12 पंजा 60, सीधा सीधा आंसर निकल गया। 13P की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। सी आंसर राइट आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 24वें क्वेश्चन की बात करें, 24। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। ट्रिकी भी है, प्यारा भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, ABCD एक वर्गाकार मैदान है, जैसा फिगर में दिखा रखा है कि ABCD एक वर्गाकार मैदान है जिसमें AB x है, AB x है तो इन सारी वैल्यू कितनी होंगी, x होगी। इस वर्गाकार मैदान के केंद्र O पर 2x ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली ऐसे पॉइंट P यहाँ पर है, एक OP एक खंबा खड़ा हुआ है इस प्रकार से। और यदि एंगल APO, एंगल APO ये वाला एंगल, ये क्या है, थीटा एंगल हो, तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा इस ट्राइंगल में, AOP ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। कॉट थीटा किसके बराबर है, ये तो 2x दे दिया यहाँ से, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो 2x दे दिया। अगर हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें ये तो 2x दे दिया, यानी ये फिगर बन गया इस प्रकार से, ये हो गया ऐसे, हम ऐसे 90 डिग्री मान लें इस प्रकार से, ऐसा फिगर मान लें इसको, ऐसे मानते हुए इस प्रकार से मान लें, ये बन गया, ये बन गया A, ये बन गया O, ये बन गया P। तो ये तो 2x दे ही रखा है, ठीक है, दे रखा है। हमें क्या है, हमें ये निकालना है। अब ये जो OA होगा ये क्या होगा, OA क्या होगा, देखो अगर वर्ग के विकर्ण की बात करें, क्योंकि ये जो OA है ये विकर्ण से निकला है। हम जानते हैं कि एक स्क्वायर के अंदर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, यानी कि जो OA होगा वो AC का आधा होगा, यानी कि जो OA निकलेगा, यानी वर्ग का जो विकर्ण हमारे पास होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, कितना होता है, भुजा गुना √2 होता है, यानी या भुजा √ गुना √2 होता है। अगर भुजा को x कहा गया, जिसका मतलब ये विकर्ण जो होगा, जिसको हम AC की बात कर रहे हैं, AC कह लें, तो ये कितना हो जाएगा, x √2 होगा। अब OA क्या चीज़ है, OA AC का आधा है। इसका मतलब ये हुआ कि x √2/2, यानी OA का आंसर क्या निकलेगा, गया x गुना √2, तो ये हो गया, ये कितना, इसको √2 गुना √2 लिख लीजिए, एक √2 कट गया, आंसर आ गया x/√2, यानी OA की वैल्यू आ गई x/√2। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलिएगा, हमें तो ये निकालना थीटा,
कॉट थीटा क्या होगा? देखो सिंपल, इन ट्रायंगल OAP में जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा हमारे पास में क्या आता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब बेस यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेस बन गया OP, परपेंडिकुलर कौन लेंगे? इधर 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, तो परपेंडिकुलर किसको ले दिया हमने? परपेंडिकुलर ले दिया हमने किसका? OA को। OP क्या चीज़ है? OP है 2x, OA क्या निकला? x अपॉन √2 निकला। क्लियर? √2 चला गया ऊपर, तो कॉट थीटा क्या बन गया? 2x मल्टीप्लाई बाई कितना बन गया? √2 अपॉन क्या बन गया हमारे पास में? x। क्लियर? x से x काट दो तो कॉट थीटा क्या आ गया? 2√2 निकल के आ गया। यही बन गया आपका आंसर। आई होप दैट चला गया, समझ में आ गया होगा। सी पार्ट के साथ आंसर चल गया 2√2, कॉट थीटा की वैल्यू बन गई 2√2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन में चलते हैं। चलिएगा 25 क्वेश्चन में कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्या किया? एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत अंक जो हैं, औसत रन जो हैं हमारे पास कितने हैं? 40 हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में औसत रन 40 थे। उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि हो जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताएंगे इसका आपको। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे आप सोल्व करेंगे? देखो, औसत के लिए आवश्यक कुल रन अगर हमें चाहिए, औसत के लिए आवश्यक कुल रन चाहिए, यानी अगर हमें औसत के लिए आवश्यक या कुल रन चाहिए, औसत के लिए कुल रन अगर हमें चाहिए तो फॉर्मूला क्या बना? देखो, वांछित जो औसत है हमारा, जो हमारा वांछित औसत है, औसत जो है हमारे पास में, उसमें क्या करें? जितनी पारियां हमने खेली, यानी जो पारियों की संख्या है, पारियों की जो संख्या है उसमें 1 जोड़ दें। ओके, अब कुल आवश्यक रन कितने निकले? कुल आवश्यक रन कितने निकले? आपके पास कितने थे? औसत था 43, इट मीन्स 3 वृद्धि हो गई। 40 रन पहले थे, 3 की वृद्धि हो गई। 10 पारियों में औसत रन 40, औसत वांछित रन कितने हो गए? औसत वांछित कितना हो गया? 40 + 3 कितना हो गया? 43 हो गया। 43 बन गया, 3 की वृद्धि हो गई। मैं क्या कर दिया? 10 + 1, पारियों की संख्या कितनी? 10, उसमें 1 जोड़ दिया, 11 की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो कितना बन गया आंसर? कि 43 × 11 मल्टीप्लाई कर दें तो 473 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? 473 की वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, अगली पारी में रन जो चाहिए, अब अगली पारी में रन कितने होंगे? जो हमारे पास में अगली पारी में जो रन की हमें आवश्यकता पड़ेगी, अगली पारी में रन कितने चाहिए हमें, उसको देख लेते हैं। देखो, इट मीन्स अगली जो पारी खेलेंगे, अगली पारी में जो रन चाहिए हमें वो कितने होने चाहिए? कुल आवश्यक रन जो निकले माइनस 10 पारियों में जितने रन बनाए, यानी जो हमें जितने कुल आवश्यक रन थे, आवश्यक जो रन थे माइनस क्या कर दें? अब जो 10 पारियों में रन बनाए गए हैं, 10 जो पारियां खेली गई हैं, 10 पारियों में जो हमारे बनाए गए रन हैं, बनाए गए जो रन हैं उन्हें क्या कर दीजिए? उन्हें माइनस कर। 10 पारियों में जो बनाए गए रन हैं क्या कर दीजिए? उन्हें माइनस कर दीजिए। अब हमारे तो टोटल कितने हैं? 473 आए कुल आवश्यक रन, तो माइनस क्या किया है? 40 × 10 कर दिया हमने, 400 माइनस हो गए। तो इसका मतलब 473 में से 400 अपने माइनस कर दिया, तो कितना बना? 73 प्राप्त हुआ। और 73 आपका क्या हो गया? इसका मतलब अगली पारी में जो रन चाहिए उसको, वो कितना हो गए? अगली पारी में 73 रन बनाने होंगे, 73 रन बनाने होंगे
डी पार्ट में चला गया आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में, इट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीटेट मैथ्स पेपर 2 आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे? तो कहता है 12 पुस्तकों का औसत मूल्य 250 रुपये, जबकि इनमें से 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 215 रुपये। शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी पुस्तक के मूल्य से 12.5% अधिक है तो उन दोनों पुस्तकों में से प्रत्येक का मूल्य क्या था? अगर हम 12 पुस्तकों का कुल मूल्य की बात करें, 12 जो पुस्तकों का अगर हम कुल मूल्य निकालें तो क्या हो जाएगा कि भाई 12 में 250 की मल्टीप्लाई कर दी आपने, कितना मिल गया? 3000 रुपये आ गया। ये आ गया जी, पहला तो बात है। अब 10 पुस्तकों का कुल मूल्य निकालें। अगर आप 10 पुस्तकों का कुल मूल्य निकाल रहे हैं, यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे कि 10 में आपको 215 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ₹2150 प्राप्त हो गया। यहाँ तक प्राप्त हो गया। अच्छा, अब शेष 2 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? अगर इसमें से हम शेष 2 पुस्तकों का अगर आप क्या निकाल रहे हैं? मूल्य, कुल मूल्य निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा आंसर? कुल मूल्य जो निकाल रहे हैं, आंसर क्या निकलेगा कि आपका जो 3000 वैल्यू निकला था उसमें से आपने 2150 मूल्य माइनस कर दिया तो कितना मिल गया आपको? ₹850 प्राप्त हो गया। यहाँ तक बात समझ में? मान लेते हैं जो सस्ते वाली पुस्तक है उसका X मूल्य है। अब उस X में जो दूसरी पुस्तक होगी उसमें 12.5% बढ़ जाता है। मान लिया हमने, माना हमारे पास में जो सस्ती पुस्तक है, सस्ती जो पुस्तक का जो मूल्य होगा वो कितना हो गया? वो हो गया X रुपये। अब दूसरी पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? इसमें हम जोड़ देते हैं। जो हमारे पास में दूसरी पुस्तक का जो मूल्य हो जाएगा तो हमारी दूसरी जो पुस्तक का मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? इट मीन्स X में क्या कर दिया? 12.5% क्या हुआ? X में ही ऐड हो गया। क्लियर हुआ? तो ये 1.125 बन गया, 1.125 बन गया। दैट इज 1 पॉइंट कितना बन गया हमारा? 125x बन गया। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? दोनों पुस्तकों का कुल मूल्य तो 850 है, 850 है। यानी अगर हम ये कर रहे हैं कि x में हम 1.125x जोड़ दें तो ये तो 850 के बराबर है। इसका मतलब ये बन गया कि 2.125 जो x है वो 850 के इक्वल आ गया। आ गया? हमें क्या निकालना? हमें तो क्या निकालना? हमें तो x फाइंड करना। कितना हो गया? 850 को डिवाइड कर दिया 2.125 में, डिवाइड कर दिया। देखो पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 1000, हो गया। ऊपर तो कितना? 25 से काट लो, 25 8 200, 25 में 125, 25 चौका 100, 40। ठीक है, 85 से ये 10 बार कट गया तो कितना आ गया? 10 गुना 40 बराबर कितना आ गया? 400 रुपये तो इसका आ गया। अब दूसरी पुस्तक कितनी होगी? 400 तो ये हो गई, दूसरी कितनी होगी? 850 में 400 घटा लीजिए, ये तो फर्स्ट हो गया, ये तो फर्स्ट हुआ। तो सेकंड की बुक कितनी होगी? दूसरी पुस्तक कितनी होगी कि 850 में से आपने 400 घटा दिया तो कितना बन गया? 450 रुपये निकल के आ गया। दूसरी पुस्तक का मूल्य निकल के आ गया तो 400 और 450 ये हो गया आंसर। यानी बी पार्ट पे चला गया आंसर। पहली के लिए 400, दूसरी के लिए 450 रुपये आपका मूल्य होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहते हैं PQROS का औसत 30 है। यदि P और Q 12 हैं, का औसत जो है वो 12 हमारे पास में है,
तो आर और एस का औसत कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, कितना होगा। देखो अगर हम औसत की हम बात कर रहे हैं, पी क्यू आर एस का औसत 30 दिखा रखा है ये रहा पी क्यू आर एस का, और पी और क्यू का औसत कितना है 12 है। अब क्या है पी क्यू आर एस, अगर पी क्यू आर और एस जो है इनका अगर हम योग निकालें तो क्या होता है, जो भी औसत हमारे पास में है, फॉर्मूला बन गया कि औसत में जितनी गिनती हो रही हैं, कितनी काउंटिंग आ रही हैं, कितनी आ रही हैं 4 आ रही हैं, 1 2 3 4 आ रही हैं, तो औसत कितना है 30 में 4 की काउंटिंग आ गई है, 120 बन गया। तो पी क्यू आर एस इन 4 हमारे पास वैल्यू दिखा रखी है पी क्यू आर एस, तो औसत में गिनती कितनी आ रही है 4 आ रही है, मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम पी और क्यू का योग निकाल रहे हैं, पी और क्यू का योग निकाल रहे हैं, तो औसत में यहाँ भी गिनती की मल्टीप्लाई कर दो, औसत कितना है 12, गिनती कितनी है हमारे पास में 2, पी और क्यू तो कितना आ गया 24 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं आर और एस का योग निकालना चाहते हैं, आर और एस का योग निकालना चाहते हैं, तो जो हमने पी क्यू आर और एस का जो योग निकाला है, जो इनका टोटल निकला है, उसमें से आप पी कोमा क्यू का जो योग निकल के आया है उसे आप माइनस कर दीजिए। यानी सीधी सीधी बात आ गई कि 120 में से आपको 24 माइनस करना है, जो कि आपको 96 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें आर और एस का औसत अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसका औसत का फॉर्मूला बन जाएगा कि जो पी और एस का जो योग प्राप्त हुआ है, ठीक है, अपॉन उसमें उनकी काउंटिंग यानी गिनती कितनी आई है, जो 2 आई है फिलहाल अभी, 96 में 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 48 दूनी 96, जो हमारा आर और एस का औसत निकल के आ गया, औसत वैल्यू निकल के आ गई, वो हमारी 48 निकल के आ गई। यही हमारा आंसर बन गया, दैट इज़ 48 आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट नंबर 28 क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, ठीक है। देखो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, संख्याओं 10 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर्स का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, औसत ज्ञात करवा रहा है। देखो 10 और 50 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी, 10 और 50 के बीच क्या होंगी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, उन्हें हम लिख लेते हैं। देखो क्या हो सकती हैं, 11 है, 13 आएगी, 17 आएगी, 19 भी आएगी, फिर 23 आएगा, फिर 29 आएगा, 29 आएगा, फिर क्या आएगा 31 आएगा, उसके बाद में 37 आएगा, फिर 41 आएगा, फिर 43 आएगा और फिर आएगा 47। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 संख्याएं आपको प्राप्त हुई। नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिली हैं, वो n जो है वो कितनी मिली हैं 11 प्राप्त हुई। नंबर ऑफ टर्म्स 11 मिली। हमें क्या चाहिए, औसत चाहिए, हमें चाहिए औसत। तो सिंपल सा वैल्यू सबको जोड़ के डिवाइड बाई 11 कर दो, यानी 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, इनको जोड़ के और सबको क्या कर दो डिवाइड बाई 11 कर दो। अब औसत निकाल रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, औसत निकलवा गया, क्या गया 311 को 11 से डिवाइड कर दिया। अब 311 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डिवाइड करें, 311 को 11 से जब डिवाइड कर रहे हैं आप, तो ये भी ये 311 है, इसको आप क्या कर रहे हैं 11 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 11 दूना हमारे पास कितना हो गया 22 हो गया, ठीक है। कितना बचा 9 बचा, 1 आ गया, ठीक है। 11 8 कितना होगा 88 हो गया, ठीक है। कितना बचा 3 बचा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको 28 सही
हैं 3/11, 28 टाइम्स 3/11, ये बन गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, ये सी डी पार्ट पे चला गया, डी पार्ट 28/3/11 ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी। ये क्या कहता है, एक समिति में के कितने हैं, इट मीन्स 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। 29 क्वेश्चन है, एक समिति के 15 सदस्यों की औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 सदस्यों जिनकी आयु 60 वर्ष और 70 वर्ष है को 2 नए सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। नए सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा कैसे इसको हम सोल्व करें। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी जो भी अवलोकन दिए गए हैं, ठीक है, उनकी संख्या से विभाजित करने पर औसत आयु प्राप्त हो जाएगी। देखो किस प्रकार से, अगर हम आयु में कुल वृद्धि देखना चाहें, आयु में कुल अगर वृद्धि की बात करें तो क्या होगा, देखो कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। ठीक है, और क्या होगा, 4 वर्ष प्रति सदस्य क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 4 वर्ष बढ़ जाती है, प्रति सदस्य 4 वर्ष बढ़ जाती है, तो टोटल कितना हो गया, 60 वर्ष हो गया। तो आयु में कुल वृद्धि कितनी होगी, 15 सदस्य हैं, गुना क्या कर दिया, 4 वर्ष प्रति सदस्य से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 वर्ष निकल के आ गया। आयु में कुल वृद्धि निकल के आ गई। अब नए सदस्यों की आयु का आप योग निकालें। जो नए सदस्यों की आयु का अगर योग हम निकालने हैं, आयु का योग हम निकालना चाहें तो क्या होगा, जो सदस्य प्रतिस्थापित हुए हैं यानी प्रतिस्थापित सदस्यों की आयु का योग में कुल यानी आयु में जो वृद्धि हुई है उसे आप जोड़ देते हैं। कुल आयु में वृद्धि जो है इसे जोड़ देते हैं तो कितना वैल्यू निकल के आएगा। देखो यहाँ जो आपके ये कहता है कि जब 2 सदस्य जिनकी आयु 60 और 70 वर्ष है, 60 और 70 वर्ष है, तो प्रतिस्थापित सदस्यों की आयु का योग कितना है, 60 + 70 है। उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें आयु में कुल वृद्धि कितनी हुई है, 60 वर्ष की। इसको क्या है, इसको जोड़ दीजिए, टोटल कितना निकल के आ गया, 190 वर्ष निकल के आ गया। ठीक है, नए सदस्यों की औसत आयु कितनी हुई, नए सदस्यों की औसत आयु कितनी हो गई, 190 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 95 वर्ष आ गया, और ये डी पार्ट के साथ चला जाता है। तो डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 में क्या कहता है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 38500 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसके आधार का परिमाप 110 सेंटीमीटर है। उसके आधार का परिमाप 110 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा अगर पाई की वैल्यू 22/7 आप ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेलन बना गया, ये बेलन का अगर वक्रपृष्ठ की बात करें तो 2πr होता है, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2πr/h+r होता है, और अगर आयतन की बात करें तो πr² होता है, और अगर आधार के क्षेत्रफल की बात करें तो πr² उसका आधार का क्षेत्रफल होता है। क्वेश्चन में बेलन के आधार की परिधि की बात कर रहा है, यानी कि आधार की परिधि की बात कर रहा है, इट मीन्स 2π सर्कमफरेंस की बात कर रहा है, यानी 2πr की बात कर रहा है। ये आधार सर्कमफरेंस यानी सर्कमफरेंस जो होती है वो 2πr होती है। ये क्वेश्चन में 110 दिखा रखी है। हमें यहाँ से निकालना, हमें निकालना रेडियस जो 110/2 गुना पाई यानी 22/7 हो जाएगी। जो हम काटेंगे
तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अच्छा, यहाँ से कर दें इसको तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे में, ये हमारे पास 11 दूना 22 हो जाती है, 11 पंज 55 हो जाती है। तो आंसर क्या होता है 35/2 सेंटीमीटर, ये हमारी रेडियस बन जाती है। क्लियर? अगर इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी हो, वो h हो, ऊंचाई क्या हो, h हो, तो क्वेश्चन में इसका आयतन दिखा रखा है, यानी कि जो बेलन का जो आयतन है वो क्वेश्चन में दिखा रखा है कितना, इट मीन्स 38500। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है πr² h होता है फॉर्मूला। ये वैल्यू 38500 क्वेश्चन में दिखा रखी है। अच्छा, अगर इसको यहाँ रख दें, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है, देखो 22/7 तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, रेडियस कितना है, रेडियस है 35/2। कितना है रेडियस, 35/2 की क्या कर देंगे हम इसको, 35/2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये भी 35/2 हो जाएगा ऐसे, और इंटू कितना h हो गया, ये कितना है 38500 के बराबर हो गया। यहाँ से क्या निकालना, हमें h फाइंड करना। क्या फाइंड करना, हमें h फाइंड करना। अगर h फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा 38500। अब इधर जाएगा तो वैल्यू में कितना हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 टू 4, और नीचे आ जाएगा 22 गुना 35 और गुना 35, इतना वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये 7 से कट जाता है, 7 पंजा 35 बार, 5 कट गया हमारे पास में। अच्छा, उसके बाद में आप देखें तो ये 35 से कट जाता है, कितना हो जाएगा 1100, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में आप देखेंगे तो इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, कितना वैल्यू बन जाएगा। अच्छा, 5 से काट सकते हैं इसको, 11 से कट जाएगा 100 टाइम्स, 11 2 जा 22, तो कितना हो गया 100 आ गया, गुना 4 हो गया, नीचे क्या बचा 2 गुना और 5 बचा, तो 2 दूना 4 होता है और 5 दूना 10 होता है, 0। h का वैल्यू आ गया 20 दूना 40 सेंटीमीटर, h का बन गया 40 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। जो हमारे पास क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है, यानी हमें जो चाहिए बेलन का क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, जो होता है 2πrh होता है। 2 इंटू पाई मतलब 22/7 हो गया, r मतलब 35/2 हो गया, h मतलब 40 निकल के आ गया। 7 से करो, 7 पंजा क्या होता है 35 होता है, 2 से 2 कट गया, कितना हो गया कि 22 पंजा 110 गुना 40, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या निकल के आ गया, अगर 110 में आप 40 के मतलब 11 चौक 44 हो गया और 00, इतने क्या बन गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये आपका आंसर बन जाता है। और आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में 4400, यानी कि कितना हो गया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके अपने चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके अपने चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।